सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है, सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। पंकज जी, आप तो पुराने इनसाइडर रहे हैं कांग्रेस के। एक तरह से ये ठीक है, एक आर्गुमेंट तो जो है लीगल आर्गुमेंट है या बीजेपी ने सिन्हा जोरी की सीट छीन लिया, वो अपनी जगह वैलिड है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो आरोप लगाया है कि भाई ये जानकारी तो हमें कांग्रेस के खेमे से ही मेरी कांग्रेस नेताओं ने ही दी, तो जिस तरह से वहां कमलनाथ को इग्नोर किया गया, दिग्विजय सिंह ने हालांकि बड़प्पन दिखाते हुए ये बातें कही कि हमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं दो पुराने जो दोस्त हैं वो मिल गए। मीनाक्षी नटराजन वैसे भी कांग्रेस का जो वहां का लोकल कैडर है उसमें कोई बहुत ज्यादा घुली मुली नेता या फिर वो एक तरह से दिल्ली की कैंडिडेट थी, तो आपको लगता है कि उनके विकेट को वहां के लोकल छत्रपों ने चटका दिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में ये संदेश हो कि वो राहुल गांधी की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार तो है ही, तो कोई भी जो स्थानीय क्षत्रप हैं वो राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ जाकर इस तरह का कोई खेल कर सकते हैं? अब कांग्रेस के लोगों ने ये जानकारी दे दी, कैलाश विजयवर्गीय की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है? कैलाश विजयवर्गीय तो खुद उम्मीदवार थे, वो चाहते थे कि उनको तीसरा उम्मीदवार बना दिया जाए। तो शुरू से तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की ये थी ही कि हम क्रॉस वोटिंग करा के अपने तीसरे उम्मीदवार को जिता लाएंगे, जैसा कि उनको हर बार लगता है, क्योंकि हर तरह की शक्तियां उनके पास हैं, प्रशासनिक शक्ति है, धनबल की शक्ति है। तो ये सब इसलिए हुआ है और बेईमानी तो साफ है, बेईमानी पूरी तरह साफ है। ये सही है कि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर तरह तरह की बातें कही जा रही थी और हो सकता है कि एक वर्ग मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी से संतुष्ट न रहा हो, लेकिन जब एक बार उनको उम्मीदवार बना दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जैसे तपे तपाए नेता, दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व नेता, वो दोनों आपस में इस बात के लिए गैंगअप कर लेंगे कि किसी भी तरह मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा जाने से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, और खासकर तब जबकि मीनाक्षी के बारे में यह संदेश पूरे देश में आज से नहीं शुरू से साफ है कि वो राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में से हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक राजनीतिक कार्यशैली है जिसमें सादगी का, जिसमें गांधीवाद का बहुत बड़ा असर है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह की कोई साजिश रची हो कि ये जो सब हुआ है। अब रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने जिस बात पर नामांकन रद्द कर दिया, ये तो साफ हो चुका है कि उसका कोई आधार ही नहीं है, जब कोई मामला है ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्मृति ईरानी जी ने अपने हर चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग लिखी, क्या एक बार भी उनका नामांकन रद्द हुआ? और तो और हम अपने प्रधानमंत्री जी को ले लें, 4 विधानसभा चुनावों में उन्होंने कभी भी अपने नामांकन पत्र में अपनी वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और हमेशा उस कॉलम को खाली छोड़ा। सिर्फ 2014 का लोकसभा का जब वो चुनाव लड़े तब जाकर उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति स्पष्ट उसमें पहली बार की। तो जो 4 नामांकन पत्र उन्होंने भरे, क्या उनको रद्द किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? तो इस तरह की एक नहीं 20 मिसालें हैं जिनमें इस तरह के तकनीकी मामलों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने लिया और एकदम से नामांकन रद्द कर दिया। और पंकज जी ने तो बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल्स दिए थे पीएम के और स्मृति ईरानी के, तो जब उनके नॉमिनेशंस खारिज नहीं हुए हैं और मच मोर सीरियस ग्राउंड, तो इनका क्यों न खारिज किया गया है, ये समझ में नहीं आता है। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही उनको जानकारी मिली, क्या बीजेपी के अपने लोग नहीं है कि उनको कांग्रेस से ही जानकारी लेना है? लेकिन अंतिम टिप्पणी पंकज जी आपसे, आपको लगता है कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति ममता जी के लिए सही स्थिति होगी कि वो कांग्रेस में जाकर विलय कर लें? क्योंकि वो तो एक तरह से ये स्थिति को मानना होगा कि आपकी पार्टी की अब कोई ताकत नहीं बची है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस में कितना सम्मान हो पाएंगी, वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगी, या फिर वो इस समय
कुछ और दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है जो सबको जिसकी खाह नहीं लग रही है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी मुसीबत में है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। रह गई बात विलय की, तो विलय कोई उनकी अपनी मर्जी से हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। क्या कांग्रेस उनको विलीन करने को तैयार है? इतने वर्ष बंगाल में देखा है, कांग्रेस को सीटें तक देने को तैयार नहीं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। अब आज चूंकि मुसीबत है, पार्टी टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों को एक एक करके 20-20 के थोक में ले जा रही है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। वरना इसी इंडिया समूह का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने कभी भी इंडिया समूह को कोई तरजीह दी क्या? नहीं दी। आज ठीक है, सोनिया गांधी चूंकि उनका दिल बड़ा है, वो ममता को गले लगा रही है। सोनिया जी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो मंच पे गई और सुनीता केजरीवाल का हाथ अपने हाथ में लेके उनको दिलासा देती रही। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकल के आए तो उन्होंने इसी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा। कहने का मतलब मेरा यह है कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल थे, या जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं जैसे ममता बनर्जी, क्या उन्होंने अपनी भूमिका का, विपक्ष की भूमिका का सही निर्वाह किया? अभी कहा जा रहा है कि मिलकर करें तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और ममता बनर्जी। तो क्या ममता बनर्जी को यह बात पहले समझ में नहीं आती थी? आज ही समझ में आ रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ममता बनर्जी, आज तो खैर कोई संभावना है ही नहीं विलय की, लेकिन अगर कुछ महीनों बाद, अगर अगले लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह की कुछ संभावनाएं बनी भी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस उनको अपने में विलीन करने को तैयार होगी। हाँ, सैद्धांतिक रूप में यह बहुत अच्छी अवधारणा है कि जितने भी दल कांग्रेस से अलग होकर और मर्जरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मर्जर होने के पहले ये जो इंडिया समूह है, इसकी ताकत को बढ़ाने में ही अगर प्रतिपक्ष के बाकी सब दल अपना अपना योगदान दे दें तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।